हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक महाजन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज ऑप्टिमाइजेशन एंड कैलकुलस वेरिएशन का टॉपिक है आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स, जिसमें हम बिगेम मेथड आज पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंप्लेक्स मेथड यूज़ किया। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का, लीनियर प्रोग्रामिंग में इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड तो हमने पढ़ा अभी तक, सिंप्लेक्स मेथड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स हम तब यूज़ करते हैं जब सिंप्लेक्स मेथड क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नहीं लग पाता। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सिंप्लेक्स मेथड लगाएं हम, वहां तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों में से कोई एक टेक्निक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है बिगेम मेथड। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स क्यों यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द इनइक्वालिटी ऑफ द सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैविंग साइन ग्रेटर देन इक्वल टू or equal to, then the slack variable does not give the solution, and then we add another variable which behave like basic variable is known as artificial variable। तो जब greater than equal to और equal to का साइन होता है तो उस केस में स्लैक वेरिएबल काम नहीं कर पाता, उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। तो इसके लिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। एंड द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दीज इज जस्ट टू ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसको ऐड करने का बस ये है कि हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाए, जिसके बाद हम सिंप्लेक्स मेथड लगा सकें। सो फर्स्ट मेथड हमारे पास है बिगेम मेथड। इन बिगेम मेथड द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इज -m। जो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे उसमें जो कॉस्ट हम लिखेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल की वो -m होगी, जहाँ पे m जो होती है बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जब m बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो -m क्या होगी, बहुत छोटी वैल्यू। ठीक है। और टू फेज मेथड में हम क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हम यूज़ करेंगे उसकी जो कॉस्ट हम लिखेंगे वो -1 होगी। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बिगेम मेथड का एक एग्जांपल। सो क्वेश्चन इज यूज बिगेम मेथड, पेनल्टी मेथड और चाइनीज मेथड। तो बिगेम मेथड को और दो मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी नाम दिया होगा तो उसका मतलब आपको एक ही तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन वैसे ही आएगा। क्वेश्चन है मिनिमाइज करना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, और यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं कॉन्स्टेंट्स 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं। तो सॉल्यूशन में जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में फर्स्ट स्टेप रहता था, हमारा पहला काम हमारे पास होता है इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। उससे पहले हमें देखना होता है कि फंक्शन मिनिमाइज में है या मैक्सिमाइज में, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मिनिमाइज में दिया गया है तो इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मैक्सिमाइज में, और मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको क्या बन गया, ये मैक्सिमम z बन गया। और जो इक्वेशन थी उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -2x1 माइनस x2। तो मतलब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है। और एंड देन सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स कैन बी चेंज इनटू इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। और अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो अगर हम सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते तो देखो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये पहले से इक्वल टू है तो यहाँ पर आप देखोगे इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपली इस तरह से। ठीक है। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम सरप्लस वेरिएबल को ऐड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 4x1 प्लस 3x2 माइनस s1 इक्वल टू ये 6 बन जाएगा। नेक्स्ट लेस देन इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू की जगह हम लिख देंगे, इसमें प्लस कर देंगे स्लैक वेरिएबल को इक्वल टू 4। ठीक है। इस तरह से कांस्टेंट बनाते थे हम सिंप्लेक्स मेथड में। अगर आप देखोगे यहाँ पर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम इनको 0 पुट कर देते हैं x1 x2 को, तो उस केस में देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 0 इक्वल टू 3 बन जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप x1 x2 की वैल्यू 0 पुट करते हो तो जो s1 है उसकी वैल्यू -6 आएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो बेसिक वेरिएबल जो हमारे पास होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है और एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि क्या होगा, इसमें सिंप्लेक्स मेथड नहीं बैठ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। तक हमने क्या किया, सरप्लस और स्लैक वेरिएबल को इसमें ऐड कर दिया। अब देखो इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट तो इक्वालिटी में कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो सॉल्यूशन जो बेसिक वेरिएबल हमारा आ रहा है सिर्फ वो कौन सा आ रहा है, s2। क्योंकि अगर आप x1 x2 को 0 पुट करोगे तो s2 इक्वल टू 4 बनेगा।
तो बेसिक वेरिएबल तो एक आ रहा है, लेकिन हमें बेसिक वेरिएबल 3 इक्वेशंस हैं, तो एक एक बेसिक वेरिएबल तीनों इक्वेशन से होना चाहिए, लेकिन बेसिक वेरिएबल एक आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा, और जिसकी कॉस्ट क्या होती है, -m होती है। तो आपको याद रखना है आर्टिफिशियल वेरिएबल हम कब यूज करेंगे, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा या तो इक्वल टू का, उन्हीं इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। लेस देन इक्वल टू वाली इक्वेशन में हमें इसको ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये बेसिक वेरिएबल का सॉल्यूशन दे देता है। हमें सिर्फ इन दोनों इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। देखो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हम इसमें बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, ये आपके पास मैक्सिमाइज z हमने बनाया था। यहाँ पर देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में हमने देखी, ये क्वेश्चन बस इक्वल टू में थी, तो हमने बोला कि इक्वल टू में आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। तो ये बन जाएगा 3x1 प्लस x2 प्लस a1 इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, जिसमें हमने सरप्लस वेरिएबल को माइनस किया था, तो इसमें भी हमें करना पड़ेगा एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड। तो ये क्या बन जाएगा, -s1 तो था, लेकिन एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम इसमें ऐड कर देंगे। और लास्ट हमारे पास लेस देन इक्वल टू वाली इक्वेशन थी, उसमें हमें यूज़ नहीं करना है आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे जो हमने यहाँ पे बनाई थी। इसमें हमने स्लैक वेरिएबल को इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेयर x1 x2 s1 a2 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें सारे वैल्यूज क्या है, 0 से ग्रेटर है। और यहाँ पर भी हम कर लेंगे यहाँ पे ऐड, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे s1 नहीं है था, तो इसको 0s1 लिख देंगे। s2 भी यहाँ पे नहीं है, तो 0s2 लिख देंगे। और हमने क्या बोला, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होती है उसकी कॉस्ट -m होती है, तो a1 की कॉस्ट भी -m हो जाएगी और a2 की कॉस्ट भी -m हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो कोफिशिएंट आपको लिखना है वो -m लिखना है आर्टिफिशियल वेरिएबल का हमेशा ही। तो अभी तक हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बना चुके हैं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लेक्स मेथड लगा सके उस तरह से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो उसको हम क्या करते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल हम बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, टेबल सेम वैसा ही रहेगा जैसे हम बनाते थे। यहाँ पे आपके पास x भी आता है, c भी, और बेसिक वेरिएबल आते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं क्वेश्चन में वो दिए जाते हैं, वो x1 x2 s1 s2 a1 a2 वो सारे वेरिएबल्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। और इसमें कॉस्ट लिख दी होती है। तो इसकी कॉस्ट देखो, x1 की -2 है, x2 की -1 0 0 -m एंड -m। ठीक है, उसके बाद हमारा काम होता है यहाँ पे बताना कि यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स हम किसको लेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड में तो हम क्या करते थे, यहाँ पर s1 s2 यहाँ पे सारे स्लैक वेरिएबल्स होते थे, तो स्लैक वेरिएबल्स को हम क्या मान लेते थे, बेसिक वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो s1 a2 यहाँ पे दो वेरिएबल्स है जो हमने ऐड किए हैं, एक वेरिएबल यहाँ पर है, एक वेरिएबल यहाँ पर है। तो हमें देखना पड़ेगा इन चारों में से किन 3 वेरिएबल्स को हम यहाँ पे लिखें। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो x1 x2 आपको दिया होता है इसको आपको 0 पुट कर देना होता है इक्वेशन में। ठीक है, x1 को 0 पुट कर दो, x2 को 0 पुट कर दो, तो a1 की वैल्यू कितनी आई, 3। a1 पॉजिटिव आया, तो मतलब हम a1 को बेसिक वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, a1। सेकेंड इक्वेशन में जाओ, अगर आप x1 x2 को 0 पुट कर देते हो और a2 को भी, ठीक है ना, क्योंकि हमें s1 और a2 में से देखना है कौन सा वेरिएबल हमें चूज करना है। तो x1 x2 को 0 पुट कर दो, a2 को भी 0 पुट कर दो। तो देखो s1 की वैल्यू -6 आई और -6 वैल्यू आई, तो उसका मतलब क्या हो गया, s1 तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, हम इसको नहीं लेंगे। अगर हम क्या करते हैं, x1 x2 और s1 को 0 पुट करते हैं तो a2 की वैल्यू 6 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक वेरिएबल के लिए हम सेकंड जो वेरिएबल लेंगे वो a2 लेंगे। थर्ड में अगर आप x1 x2 को 0 पुट कर देते हो तो s2 की वैल्यू 4 आती है। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड वेरिएबल आप क्या लोगे, s2। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे आप वेरिएबल्स कौन कौन से ले रहे हो। बाद में हमें इसकी कॉस्ट लिखनी होती है। तो a1 की कॉस्ट आप देखो, a1 की यहाँ पे -m है, a2 की कॉस्ट -m है और s2 की कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर 0 है। और सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मेरे को बेसिक वेरिएबल यहाँ लिखने थे, मैंने बेसिक वेरिएबल लिख दिया और यहाँ पे इनकी कॉस्ट है। ठीक है, ये बेसिक वेरिएबल लिखने थे मेरे को यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको आगे पीछे लिख लिया, तो इसको हमने सही कर लिया।
अब एक्स भी हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स जो क्वेश्चन में दी होती हैं 3, 6 एंड 4, तो 3, 6 एंड 4। बाकी वैल्यूज हमारे पास होती है वो लिखनी है हमने यहाँ पे। तो वैल्यू दी है आपके पास 3, x2 की वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, x2 की कॉस्ट, a1 की कॉस्ट यहाँ पर है 1, और s1 s2 a2 नहीं है तो 0 लिख दो। सेकेंड आप देखोगे 4, 3, s1 की है यहाँ पे -1, a2 की है 1 और बाकी 0। थर्ड आप देखोगे x1 1, 2, s2 की वैल्यू 1 बाकी 0, क्योंकि ये कोई इक्वेशन में है ही नहीं। सॉरी, यहाँ पर देखो सेकेंड इक्वेशन में a2 था तो a2 की 1 आनी थी कॉस्ट, और a1 तो उसमें नहीं है तो ये 0 आना था, इस तरह से। ठीक है, और हमने क्या बोला है, जो यहाँ पर आपके पास आते हैं बेसिक वेरिएबल वो क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देखोगे पहले a1 है तो देखो 1 0 0, a2 है 0 0 सॉरी 0 1 0, और s2 है तो 0 0 1। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तीनों बना रहे हैं, और लास्ट तक हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाएंगे। जब हम यहाँ पे कर लेते हैं इतना, उसके बाद हम क्या निकालते थे, जेड जे माइनस सी जे। सेम सिंप्लेक्स मेथड की तरह हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे जेड जे माइनस सी जे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन सी बी एक्स जे माइनस सी जे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी बी को पहले हम जे की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा x1 माइनस c1। तो जो सी बी का कॉलम है उसको हमने क्या करना है, x1 कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद उनको क्या करता है, ऐड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो सी बी x1 को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया -3m, फिर -4m एंड +0, ये आ गया सी बी x1। फिर -c1 होता है तो -c1, सी जी कॉलम में जाओ x1 की सिराई में, और ये -2 है तो ये क्या बन गया, -3 -4 बन गया -7m +2। सेम सब यहाँ पे हमारे पास बन गया -7m +2। सेकंड पे चलो, यहाँ पर जो आपने 2 वैल्यू पुट करी यहाँ पर j की जगह, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x2 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, -m देन -3m, ये 0 बन गया। फिर माइनस आता है c2, तो x2 के कॉलम में जाओ, देखो यहाँ पे ये c2 है -1, तो ये बन गया -4m +1। नेक्स्ट आपको निकालना है यहाँ पर j इक्वल टू 3। जब आप पुट करोगे यहाँ पर, जब 3 पुट किया आपने तो देखो क्या बन जाएगा, आपको थर्ड कॉलम में जाना है, ये वाला कॉलम थर्ड, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड कॉलम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देखो, -m इंटू 0 बन गया 0, -m इंटू -1 बन गया -m, 0 इंटू 0 बन गया 0, और बाद हम क्या करते हैं, माइनस होता है जो c3, इसके कॉलम में जाओ ऊपर, यहाँ पर c3 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 0, तो मतलब यहाँ पे -m आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे -m आ गया। फिर नेक्स्ट अगर आप j की वैल्यू 4 पुट कर रहे हो यहाँ पर, तो 4 आपके पास कॉलम, यहाँ पे आगे 4 कॉलम में हम, तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर देखो, -m इंटू 0 0, -m इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, और -cj है -0, ये हमारे पास क्या बन गया, 0। ठीक है, आप करोगे यहाँ पर वैल्यूज पुट करके, तो इसकी वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 0 आ जाएगी, सेम ऐसे ही। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें देखना होता है ये वैल्यू सारी होनी चाहिए पॉजिटिव। जब तक ये वैल्यू पॉजिटिव या 0 नहीं आ जाती है तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो वैल्यू नेगेटिव है, और हम क्या करते हैं, एंटरिंग वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो इसमें होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो m सबसे बड़ी वैल्यू थी, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो छोटी वैल्यू बन रही है। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और छोटी वैल्यू हो जाएगी, -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो इन तीनों को नेगेटिव वैल्यूज है, तो इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, -7m +2, क्योंकि 7 से आप जब -m को मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी। जैसे 7 को अगर m होता 7 टाइम्स हो जाता तो सबसे बड़ी वैल्यू होती, जब -7m है तो क्या हो गया, सबसे छोटी वैल्यू होगी। और अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल हो गया और ये एंटरिंग कॉलम बन गया। और अब हमें क्या करना होता है, लीविंग वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं मिनिमम रेशियो, और वो कैसे निकलती है, एक्स बी अपॉन जो कॉलम हमारे पास होता है एंटरिंग कॉलम। ठीक है, एक्स बी अपॉन एंटरिंग कॉलम, और एंटरिंग कॉलम यहाँ पर x1 है तो एक्स बी अपॉन x1 निकालेंगे। तो एक्स बी अपॉन x1 3/3 देखो 1, 6/4
4/4 यहाँ पे बन जाएगा 4। तो देखो ये बन गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये बन गया 1.5। ठीक है, तो अब देखेंगे मिनिमम रेशियो हम क्या करते हैं, नाम ही मिनिमम है तो मतलब हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे और कैसी वैल्यू होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 1, 1.5 और 4 में सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इसको हम मानेंगे लीविंग वेरिएबल और यहाँ पे भी एरो लगा देंगे। तो ये लीविंग रो आ गई। तो जहाँ पे लीविंग रो और एंट्रिंग कॉलम मिलते हैं इस तरह से, जहाँ पे दोनों मिलेंगे आपस में, उसको बोला जाता है की एलिमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा का क्या काम होता है, यहाँ पे देखो क्योंकि ये एंटरिंग वेरिएबल था तो x1 एंटर कर जाएगा और लिविंग वेरिएबल है a1, तो a1 क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो x1 को हमने यहाँ लिखना है और a1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सॉल्यूशन ही निकला। तो जो वेरिएबल लीव हो रहा है वो आप ही डिपेंड करता है, आप चाहो तो उसको नहीं लिखो क्योंकि लीव हो चुका है वेरिएबल, तो उसका कॉलम आप हटा सकते हैं, अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट टेबल में a1 कैंसिल कर दूंगा क्योंकि इसका इस टाइम अब कोई काम नहीं रहा। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हमें क्या करना होता है, जो की एलिमेंट होता है उसको 1 बनाना होता है और बाकी जो एलिमेंट्स इसके होते हैं वो 0 0 बनाने होते हैं। ठीक है, बाकी रोज खुद अपने आप एलिमेंट्स बनाती है, तो हमारा काम होता है 1 बनाना की एलिमेंट को और बाकी को 0 0। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर आपको इस रो को इस एलिमेंट को 1 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ऑपरेशन क्या लगेगा हमारे पास, r1 1/3 r1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को r1 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को 3 से डिवाइड किया, ये बन गया 3/3, 1 बन गया। नेक्स्ट 3/3, ये भी 1 बन गया। देखो ये बन गया 1/3, ये बन गया 0/3 मतलब 0। नेक्स्ट 0 बन गया 1/3 और 0। ठीक है, तो ये एलिमेंट बन गए फर्स्ट के लिए। तो हम सेकंड टेबल बनाते हैं, लिखेंगे पहले सिंस ऑल डेल्टा जी आर नॉट पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं है सारी वैल्यूज, उसके लिए हमने एंटरिंग वेरिएबल को x1 ले लिया है, लिविंग वेरिएबल हमारा a1 आ गया और की एलिमेंट हमारा 3 आ गया है। नाउ वी प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, सिंस वी नो दैट आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव द टेबल इट इज डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो a1 है वो लीव कर चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे टेबल से। तो नेक्स्ट टेबल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा हमारा इस तरह से। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बेसिक वेरिएबल जो हमारे पास आए, क्योंकि a1 ने कैंसिल हो गया है तो x1 यहाँ पे a1 की जगह आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा a2 और s2। ठीक है, यहाँ पर जो हमने फर्स्ट टेबल बनाया था a1 यहाँ से कैंसिल हो गया है क्योंकि ये लिविंग वेरिएबल था, इसकी जगह x1 ने ले ली है और a2 और s2 एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, उनकी कॉस्ट जैसी थी वैसी थी, देखो और बाकी हमारे पास की कॉस्ट क्या थी, x1 की -2, a2 की थी -m और s2 की है 0। इतना हमने वैसे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, जो फर्स्ट रो है उसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी। तो वैल्यूज हमने क्या निकाली है, हमने निकाली थी 1 1 1/3 0 0 एंड 0, ये वैल्यू निकाली थी। अब हमें क्या करना है, सेकंड और थर्ड के लिए जो x1 था यहाँ पे आपको 0 और 0 बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इस एलिमेंट को हमें बनाना है 0। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बना चुके हैं, इसको काट के हम बना चुके हैं 1। तो देखो अगर ये मैंने 1 बना दिया है और मेरे को इसको 0 बनाना है, तो अगर मैं इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 4, और 4 को 4 से माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, r1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और r2 से उसको माइनस कर देना पड़ेगा। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, ऑपरेशन r2 माइनस 4r1। ठीक है, r2 को 0 बनाना है तो r2 पहले लिखा और 4r1 कर देंगे माइनस r2 से। तो मैंने r2 के एलिमेंट्स लिख दिए जो यहाँ पर है रो 2 के एलिमेंट सारे, और हमें 4r1 लिखना है। तो r1 के मैंने सभी एलिमेंट्स को, जो r1 हमने यहाँ पे निकाला ये वाला, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे लिख दिया, और इसको माइनस करना है, इनको माइनस कर देंगे। 6 - 4 2, 4 - 4 0, 3 - 4/3 बन जाएगा यहाँ पर 5/3, -1 0, 1 - 0 बन जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक बन गया।
और ये वैल्यूज हम क्या कर देंगे, सेकेंड कॉलम में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आगे वैल्यू 2 0 5/3 -1 0 एंड 1। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड को हमें 0 बनाना है इस टर्म को। तो देखो यहाँ पे हम 1 बना चुके हैं, तो इसको सीधा माइनस करेंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सीधा ऑपरेशन R3 - R1 कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R3 - R1। ठीक है, तो R3 - R1 जो आप करोगे, देखो यहाँ पे ये R3 है और ये R1 हमने निकाली थी। देखिए इसको आप 1 1 लिख दो क्योंकि 1 1 निकाली थी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर 1 4 - 1 हो जाएगा 3, 1 - 1 हो जाएगा 0, 2 - 1/3 बन जाएगा 5/3, यहाँ पे 0 बन जाएगा, 1 - 0 1 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, R3 - R1 जो हम करेंगे तो एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे वो लिख लेते हैं। बन जाएंगे 3 0 5/3 0 1 एंड 0। ठीक है, और हम क्या निकालते हैं फिर, ZJ - CJ। तो ZJ - CJ जैसे हमने पहले निकाला था वैसे निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं हम, पहले हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है ZJ - CJ का, वो होता है समीशन CB XB - CJ। तो आपको क्या करना है, J की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है, सॉरी यहाँ पे होता है J। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है CB कॉलम को, फिर 2 से करना है, फिर थर्ड कॉलम से, फिर 4 से, फिर 5th से। तो देखो -2 × 1 हो गया -2, -m × 0 ये 0 बन गया, 0 × 0 ये 0 बन गया। ठीक है, और 0 -2 बचा था, -2 + 2 ये बन गया 0। सेम इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -m + 1/3, यहाँ आ जाएगा m, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे 0। ठीक है, वैसे हम फॉर्मूला लगा के जैसे हमने पहले निकाला था वैसे हमने इसको लिख दिया। और यहाँ पे फिर से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखेंगे क्योंकि अभी तक सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आई है और नेगेटिव वैल्यू एक ही है। तो मतलब ये जो हमारे पास आया -m + 1/3, ये हमारे पास हुआ एंटरिंग वेरिएबल। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे और ढूंढेंगे लिविंग वेरिएबल, जिसके लिए निकालेंगे मिनिमम रेशियो। और वो क्या होती है, XB/ लिविंग वेरिएबल, सॉरी XB/ एंटरिंग वेरिएबल का वाला कॉलम। तो x2 यहाँ पे जो एंटरिंग कॉलम है तो वो लिख लिया XB/X2। तो देखो 1/1/3 बन गया 3, 2/5/3 बन गया 6/5, 3/5/3 बन गया 4/5, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1.8, यहाँ पे आ जाएगी 1.2। इसमें हम देखते हैं लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 1.2 है। तो मतलब ये वैल्यू जो हमारे पास आई ये हमारे पास हो गया लिविंग वेरिएबल। तो ये हमारे पास हो गया लिविंग वेरिएबल। और लिविंग वेरिएबल यहाँ पे हम लगा देंगे फिर से एरो। ठीक है, और जहाँ पे लिविंग रो और एंटरिंग कॉलम मिलता है वो बन जाती है हमारे पास की एलिमेंट। तो ये की एलिमेंट आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम क्या होता है, की एलिमेंट को 1 बनाना। और यहाँ पे आप देखोगे तो x2 जो है वो एंटरिंग वेरिएबल है और a2 जो हमारे पास है वो लिविंग वेरिएबल। तो a2 यहाँ से लीव कर जाएगा और x2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट जो टेबल हम बनाएंगे उसमें a2 कॉलम को भी हम लीव कर देंगे क्योंकि उसका कोई काम नहीं रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे तो इस तरह से नेक्स्ट टेबल बनेगा। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है सिंस ऑल द j आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैज बी फाइंड एंटरिंग वेरिएबल, जो हमने x2 लिया, लिविंग वेरिएबल हमने a2 फाइंड आउट कर लिया और की एलिमेंट हमने यहाँ पर 5/3 कर लिया। और हम प्रोसीड करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे हमने एक और टेबल बना देना है, सेम वैसा ही टेबल होगा लेकिन इसमें मैंने a2 को यहाँ से गायब कर दिया है क्योंकि a2 लिविंग वेरिएबल था और हमारे पास यहाँ पर जो बचे वेरिएबल्स उन्हीं को लिखा है। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल आप देखोगे तो x1 एज इट इज रहा, a2 लीव हो चुका है उसकी जगह x2 ने ले ली है और s2 यहाँ पर एज इट इज रहा। x1 की जो कॉस्ट आपके पास है वो -2 है, x2 की कॉस्ट यहाँ पे -1 है और s2 की कॉस्ट यहाँ पर 0 है। फिर x भी, अच्छा यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहना था, जो की एलिमेंट है आपके पास देखो ये वाला, इसको 1 बनाना है और बाकी एलिमेंट्स को 0 0 बनाना है। तो देखो 5/3 है, तो अगर 5/3 को 1 बनाना है मेरे को तो 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, R2 को मेरे को 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, R2 3/5 R2, जिससे ये क्या बन जाएगा 1। 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2 × 3/5 6/5। ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 को 0, 5/3 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया 1, -1 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया -3/5, और S2 को जो किया तो 0 बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट ये जो कॉलम आपके पास है ये वाले एलिमेंट, इसको 0 बनाना है। 1/3 वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो देखो, क्योंकि इस एलिमेंट को मैं 1 बना चुका हूँ, ये हमारे पास 1 बन चुका है। अब इसको मेरे को क्या करना है, इस एलिमेंट को बनाना है मेरे को 0। तो क्योंकि ये वाला एलिमेंट हमें 0 बनाना है तो R1 लिख लेंगे। तो R1 से देखो, अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/3 से, मतलब मैं क्या करता हूँ R2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। देखो 1/3 यहाँ बन गया, यहाँ भी 1/3 है, 1/3 - 1/3 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R1 - 1/3 R2। ठीक है, R1 से हम 1/3 R2 माइनस करेंगे, और इसमें जो ऑपरेशन लगेगा, तो ऑपरेशन लग के हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे आप निकालेंगे। मैंने आपको बताया कैसे माइनस करते हैं, तो वैसे माइनस करना है आपने। और हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर 3/5 1 0 1/5 0। अब थर्ड एलिमेंट को भी आपको ये वाले एलिमेंट को 0 पुट बनाना है आपको। तो 0 बनाने के लिए देखो, यहाँ पे हम 1 बना चुके हैं पहले से ही, और हमें R3 को बनाना है 0। तो R3 से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5/3 R2। तो अगर इस 1 को 5/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो ये माइनस करके 0 बन जाएंगे। तो ऑपरेशन ये लगेगा, जब R3 से हम 5/3 माइनस करेंगे R2, तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पर 1 0 0 1 एंड 1। ठीक है, मैंने ऑपरेशन लगा के यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख ली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है डेट जे माइनस सी जे निकालने का, जिसको हम डेल्टा जे भी बोलते हैं। तो वो कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला सेम वही रहता है, समीशन सी बी एक्स जे माइनस सी जे। तो इसमें हमने क्या करना है, वैसे ही एक बार जी की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 3 करके आपको सारी वैल्यूज निकालनी है। तो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई जो आप करोगे सी बी को, तो देखो ये -2 बन गया, ये 0 है, ये 0 है, तो -2 + 2 ये बन गया 0। अब x2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 बन गया, ये बन गया यहाँ पर -1, ये 0, -1 + 1 बन गया 0। सेम यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज या तो 0 या तो पॉजिटिव चाहिए होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एक भी नहीं है। तो जब हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जब हमारे पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव या 0 आती है, तो उसके बाद कुछ कंडीशंस होती है जो बिग एम मेथड में हमें देखनी होती है। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास यहाँ पर है, if there are no artificial variable in the basis and all delta j are greater than equal to 0, then the solution is said to be optimal feasible solution of the problem। कि अगर आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल एक भी नहीं आ रहा है आपके पास, कहाँ पे, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में अगर आपके पास एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट कंडीशन बोलती है कि अगर इफ देयर इज एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल, कि अगर आपके पास एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाता है लेकिन वो 0 लेवल पे आता है, मतलब उसकी वैल्यू अगर 0 होती है, ठीक है ना, तो उस केस में भी क्या होगा, आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, डीजनरेट ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन। और लास्ट केस आता है, अगर आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल एटलीस्ट एक से ज्यादा आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाते हैं, लेकिन कैसे लेवल पे आते हैं, नॉन जीरो लेवल पे, मतलब उनकी वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होती है। ठीक है, और तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला जाता है उन सॉल्यूशन को। और क्योंकि उस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या होता है, -m आ जाता है, तो वो नॉन फीजिबल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि लास्ट में जो हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, तो उसका मतलब जो केस बन रहा है वो फर्स्ट केस बन रहा है। ठीक है, एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होता है, तो उस केस में ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन हमारे पास बनता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है लास्ट में 3 केसेस का कि कौन सा केस बन रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड केस में तो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन जब आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 लेवल का नहीं होगा, मतलब वैल्यूज की 0 नहीं हो रही है और आपका बेसिक सॉल्यूशन में आ रहा है, तो उस केस में आप नॉट फीजिबल सॉल्यूशन इसको लिखोगे, वो होता है सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास हमें मिल गया है और मिनिमम रेशियो निकालने की अब इसके बाद कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस ऑल द डेल्टा जी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैंस द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे टेबल में आप देखोगे x1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी आ गई 3/5। ये जो xb का कॉलम होता है वो वैल्यूज होती है। x2 की वैल्यू आ गई 6/5। ठीक है, हमें फंक्शन को क्या बताना था, मिनिमम, लेकिन हमने मैक्सिमम z में कन्वर्ट किया था क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास था -2x1 -x2, तो वैल्यू -3/5 -6/5 करेंगे, ये बन जाएगा -12/5। सॉरी, यहाँ पर -3/5 था, 2 को -3/5 से 2 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, बाई 2 भी था ना यहाँ पर, तो 3 2 6 बन गया, -6 तब बना -12/5। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन मिनिमम z में था स्टार्टिंग में, तो हमें क्या करना होता है, आपको हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज में होता तब तो यहीं तक सही था, लेकिन अगर मिनिमाइज में क्वेश्चन आपको दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये मिनिमाइज में कन्वर्ट हो सके फिर से। तो ये क्या वैल्यू आएगी 12/5। तो मिनिमम वैल्यू जो इस फंक्शन की वो 12/5 है और जो बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास आए वो ये आए। तो ये इस तरह से हम बिगर मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना और कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे को इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 2 फेज मेथड। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।